देखिए राइटिंग ऑफ डिस्काउंट में क्या होता है, इशू के टाइम अगर डिस्काउंट होता है तो हम लिखते हैं डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। रिडम्पशन के टाइम प्रीमियम होता है तो प्रीमियम की वजह से, रिडम्पशन एट प्रीमियम की वजह से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है। लॉस क्या होता है आपका, डेबिट होता है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। अब आपका 1 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप बताइए डिस्काउंट कितना है, लॉस कितना है। देखिए इशू एट डिस्काउंट अगर है तो ये लिखा जाता है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है तो ये लिखा जाता है। और अगर दोनों ही क्वेश्चन में आ जाए इशू एट डिस्काउंट और रिडम्पशन, तो हम इन दोनों को लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स का ही नाम देते हैं। अच्छा, आपको करना क्या है, आपको डिस्काउंट निकालना है, लॉस निकालना है। बहुत सिंपल है निकालना, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप एक डिबेंचर का डिस्काउंट निकालें और उसे नंबर ऑफ़ डिबेंचर से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। एक डिबेंचर का प्रीमियम निकालें, नंबर ऑफ़ डिबेंचर से क्या करें, आप उसे मल्टीप्लाई कर दें आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको डिस्काउंट, ये वाला डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन रुपीज़। अगर मैं ये रुपीज़ में लेता हूँ तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स में लूँगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स, ये देखिए नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स आ गया, मल्टीप्लाई डिस्काउंट पर डिबेंचर, डिस्काउंट पर डिबेंचर, ये मेरा आंसर आ जाएगा क्या, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। अगर मैं लॉस की बात करूं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स इन रुपीज़ में, तो ये मेरा यही लूँगा मैं, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स मैंने लिए, मल्टीप्लाई कर दूंगा रिडम्पशन पर डिबेंचर, रिडम्पशन पर डिबेंचर, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर डिबेंचर, ये आ जाएगा मेरा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता है, ये डिस्काउंट जो होता है और जो लॉस होता है इसे हमें राइट ऑफ करना होता है। राइट ऑफ का मतलब कैंसिल करना होता है। सबसे पहले हम करते हैं इसे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व से। किससे करते हैं, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व से हम करते हैं इसे राइट ऑफ। अगर मान लीजिए सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व कम पड़ता है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से करते हैं। किससे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। क्लियर हो गई बात। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर ये गिवन नहीं है तो फिर सारा का सारा पैसा हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ले लेंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए, एंट्री क्या होती है आपको अच्छे से पता है, प्रीमियम रिज़र्व, ये सारे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व डेबिट होता है, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्या होता है, डेबिट। और हमें राइट ऑफ किसे करना है, नुकसान को। डिस्काउंट भी नुकसान है, लॉस भी नुकसान है, और इन दोनों को मिला के वो भी लॉस ही है। लॉस को जब हम राइट ऑफ करेंगे, कैंसिल करेंगे, लॉस का नेचर है डेबिट, कैंसिल होकर क्रेडिट, तो या तो यहाँ डिस्काउंट आ जाएगा या यहाँ लॉस आ जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, अच्छा आपको यहाँ डिस्काउंट लिखना है या लॉस लिखना है उसका मैं आपको बता दूं। अगर इशू के टाइम सिर्फ डिस्काउंट है, रिडम्पशन एट पार है, तो आपको डिस्काउंट ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अगर मान लीजिए इशू जो है वो पार पर है, रिडम्पशन एट प्रीमियम है, रिडम्पशन एट प्रीमियम की वजह से लॉस आता है तो यहाँ लॉस लिख देना। और अगर इशू एट डिस्काउंट भी है, रिडम्पशन एट प्रीमियम भी है, तो इन दोनों का लॉस लिखना। अब मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ आपका जो इस साल सीबीएसई सैम्पल पेपर में आया है, ज़रा हम वो देखते हैं।
आपके सामने ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ये, और चॉइस वाला क्वेश्चन है, ठीक है। ऑन अप्रैल 1 2020 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस। ऑन अप्रैल 1 2020 गैलेक्सी लिमिटेड हैड अ बैलेंस ऑफ ₹8 लाख इन सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में 8 लाख रुपए ऑलरेडी दे रखे हैं। चलिए जी ठीक है, ये दे रखे हैं। ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, कंपनी इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स। कंपनी ने 20,000 शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक है। बोनस शेयर्स के तौर पर याद रखना, बोनस शेयर्स के तौर पर इशू करें एंड यूज़ द बैलेंस अमाउंट, और बैलेंस अमाउंट यूज़ करा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स को राइट ऑफ करने के लिए। ठीक है, क्लियर हो गई बात। कंपनी के पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व में 8 लाख रुपए हैं। कंपनी ने 20,000 डिबेंचर इक्विटी शेयर्स इशू करे, 10 रुपये का एक है, यानी कि 2 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू करे एंड यूज़ द बैलेंस। अब सवाल ये है, ये बैलेंस क्या, ठीक है, ये मैं बताऊंगा। बैलेंस अमाउंट यूज़ करा राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए, और कंपनी ने इशू करे हैं 2,09,000 डिबेंचर्स। ये 9% आपका इंटरेस्ट होता है। कंपनी ने 2 लाख डिबेंचर्स इशू करे हैं, 100 रुपये का एक है, एट अ डिस्काउंट। देखिए, इशू करा है डिस्काउंट पर, रिडम्शन करा है प्रीमियम पर। अब क्वेश्चन ने कहा कि बताइए द अमाउंट टू बी चार्ज टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से हम कितना अमाउंट चार्ज करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए हम कितना अमाउंट चार्ज करेंगे, ये हमें बताना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसकी मैं आपको कैलकुलेशन समझा दे। सबसे पहला स्टेप आपका ये रहेगा कि आप इस क्वेश्चन में ये पता लगाओ आपका लॉस है कितना। अगर आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें तो इशू के टाइम भी डिस्काउंट है और रिडम्शन के टाइम प्रीमियम है। तो इशू की वजह से डिस्काउंट आएगा, ठीक है, और रिडम्शन की वजह से प्रीमियम रिडम्शन एट प्रीमियम होता है तो लॉस आता है, और अगर दोनों ही क्वेश्चन में हो तो लॉस लिखा जाएगा। अब इस डिस्काउंट का फॉर्मूला देखिए मैंने क्या लिखवाया था। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स लो, डिस्काउंट पर डिबेंचर से मल्टीप्लाई कर दो। ये रहे 2 लाख डिबेंचर्स हैं, मैंने ये 2 लाख डिबेंचर्स लिए। एक डिबेंचर का इशू का डिस्काउंट 100 रुपये फेस वैल्यू है, 10% डिस्काउंट है, 100 रुपये का 10% लूँगा तो एक डिबेंचर का डिस्काउंट आ जाएगा, यानी कि 10 रुपये। तो यहाँ से मेरे पास आ गया 20 लाख रुपए का, तो मेरे पास क्या आ गया, ये डिस्काउंट आ गया। क्लियर है। अब लॉस कंप्यूट कर लेते हैं। कितना डिबेंचर है, 2 लाख डिबेंचर है। क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये रहा फॉर्मूला लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए, नंबर ऑफ डिबेंचर लो, रिडम्शन पर डिबेंचर। तो यहाँ पर आपका रिडम्शन 5 रुपये प्रीमियम पे हुआ है, यानी कि 100 रुपये फेस वैल्यू का अगर मैं 5% लूँ। आप याद रखिएगा, रिडम्शन का प्रीमियम हो, इशू का प्रीमियम हो, इशू का डिस्काउंट हो, सब हमेशा फेस वैल्यू पर निकलते हैं। तो 5% रिडम्शन का प्रीमियम है, 100 रुपये का अगर मैं लूँगा तो 5 रुपये आ जाएगा। यह आपका आ गया 10 लाख रुपये। कितना आ गया, 10 लाख रुपये। अब देखिए ये डिस्काउंट भी लॉस है और ये भी लॉस है, दोनों को मिला दूंगा तो मेरे पास लॉस कितना आ गया, 30 लाख रुपए का मेरे पास लॉस आ गया। अब आपको पता है इस लॉस को हमें राइट ऑफ करना होता है, और ये जो लॉस राइट ऑफ होगा इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। अब देखिए 8 लाख का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, तो अगर मैं 30 लाख रुपए में से 8 लाख सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व के लिए ले लूँ तो बाकी 22 लाख रुपए मुझे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से ही निकालने, और वही मेरी रिक्वायरमेंट है। बच्चे क्या करेंगे 22 लाख रुपए को टिक करके आ जाएंगे, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। देखिए याद रखिएगा 8 लाख का आपके पास क्या है, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व है, ये आ गया। आपका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी का कॉन्सेप्ट है यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व 5 पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट ये है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व को बोनस शेयर्स इशू करने में यूटिलाइज़ किया जाता है, और इस क्वेश्चन में वही हुआ।
8 लाख का सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व था। हमने कंपनी ने 2 लाख रुपए के बोनस शेयर्स इशू करे, 20,000 इंटू 10, तो 8 लाख में से 2 लाख तो चले गए बोनस शेयर्स के लिए। अब हमारे पास बैलेंस कितना बचा, 6 लाख रुपए। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस बचा है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का, वो 6 लाख रुपए बचा। और देखो कंपनी ने कहा ना बैलेंस, तो वो बैलेंस 6 लाख रुपए ये है। अब ये जो 30 लाख रुपए का हमारा लॉस है, इसमें से 6 लाख रुपए तो यूटिलाइज हो जाएंगे, यानी कि इसे राइट ऑफ करने में हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व यूज़ करेंगे 6 लाख का। तो बाकी के जो 24 लाख हमारे पास बचे, ये इस्तेमाल में आएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के लिए। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का 24 लाख इज़ द करेक्ट आंसर, ये आ गया आपका। आई थिंक ये पॉइंट आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बात। और मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा, आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, लेकिन फाइनल का जो पेपर आता है उसका लेवल ये आपका सैम्पल पेपर के मुकाबले बहुत हल्का होता है। ये तो पेपर काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमें ये तैयार करने चाहिए, लेकिन फाइनल का जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा हल्का होता है। तो आई थिंक ये पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम हमारा जो रिवीजन का पॉइंट था राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, ये हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन आपका लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये आपका इस साल सीबीएसई सैम्पल पेपर, लास्ट ईयर दिल्ली के पेपर में क्वेश्चन आया था। हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की है। मैं बात करता हूँ, इन्होंने कहा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट, यानी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स का सिर्फ आपको अमाउंट बताना है। तो आप पहले कंडीशन देखिए डिबेंचर्स की क्या है, इशू किस पर हुआ, रिडम्पशन किस पर हुआ। तो देखा तो हमने पता चला 5,000 हमारे डिबेंचर्स थे, 100 रुपये का एक था, 5% के प्रीमियम पर इशू कराए। तो जो इशू प्रीमियम है तो यहाँ तो डिस्काउंट है ही नहीं, लेकिन हाँ रिडम्पशन के टाइम जो प्रीमियम है इसकी वजह से लॉस होता है। जब जब रिडम्पशन एट प्रीमियम होगा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्रेडिट होता है, लॉस डेबिट होता है। तो वो लॉस हमें कंप्यूट करना है, आराम से हो जाएगा। फॉर्मूला बता रखा है, 5,000 डिबेंचर्स, 10% है, 10 रुपये का आपका इसका आ जाएगा, 100 रुपये का 10%, 10 रुपये, कितना आ गया, 50,000 रुपये। और 50,000 रुपये हमारा ये आंसर आ गया। बहुत सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था और ये हमने कर लिया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो अगला पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। देखिए अब मैं आपको इसकी रिटायरमेंट की गुडविल का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। रिटायरमेंट में हिडन गुडविल का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा सा है और आप वो कर सकते हैं, उसे याद रखिएगा। आया तो 1 मार्कर में वो पूछा जा सकता है, तो ज़रा उसे देख लें। एक ही क्वेश्चन आपका इसमें गिवन है हिडन गुडविल का। देखिए ये रहा, रिटायरमेंट में हिडन गुडविल को हम कैसे पहचानें। यहाँ बताया इलस्ट्रेशन 20 है, ये आपका पेज नंबर 5.14 पर बताया। अमल, बिक्की एंड चंदू 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 1:3। चंदू ने रिटायरमेंट लिया, चंदू का रिटायरमेंट हो गया, यानी कि चंदू कौन है, रिटायरिंग पार्टनर है। उसके रिटायरमेंट के बाद अब उसका कैपिटल इकट्ठा करेंगे आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। आपको पता है एडजस्टमेंट्स वही होती हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, गुडविल रीवैल्यूएशन का गेन वगैरह, ये सारी चीज़ें इन्होंने दे दी। चंदू का जो कैपिटल बनता है वो कितना बनता है, 2,20,000, यानी कि ये वो अमाउंट है जो पार्टनरशिप फर्म को देना है चंदू को एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सारी एडजस्टमेंट एडजस्ट करने के बाद। अमल
अमल और बिक्की एग्री हो गए कि हम 2,50,000 देंगे इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। मतलब 2,20,000 चंदू का बनता है। क्या बनता है? 2,20,000 चंदू का बनता है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उन्होंने ज़्यादा देने को कहा। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन ने कहा कि आप गुडविल की एंट्री करिए अगर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपकी ये है। तो आपको करना क्या है? बहुत सिंपल है। हिडन गुडविल, एडमिशन की हिडन गुडविल इज़ टोटली डिफरेंट। ठीक है, एडमिशन की जो हिडन गुडविल है वो बिल्कुल अलग है, उसे अलग ही रखिएगा। यहाँ पर क्या है, आप बस ये देखिए रिटायरिंग पार्टनर का बनता कितना है और उसे कितना दे रहे हैं। जितना बनता है, अगर उससे जितना ज़्यादा देंगे वो उसका गुडविल का शेयर होगा, हिडन गुडविल होगा। देखिए जो हमने पे करा वो है 2,50,000 जो एग्री हुए, और एडजस्टेड कैपिटल कितनी है, यानी कि जो चंदू को देना है 2,20,000, तो 30,000 रुपये उसकी हिडन गुडविल आ गई चंदू की। चंदू को ही 2.5 लाख रुपए चंदू को ही देने हैं और कैपिटल भी चंदू का है, तो हिडन गुडविल भी किसकी आएगी? चंदू की आ गई, यानी कि चंदू का गुडविल में शेयर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। और उसके बाद तो फिर आप गेनिंग रेशो निकालिए और क्या करते हैं कॉन्टिन्यूइंग टू रिटायरिंग पार्टनर हम एंट्री कर देते हैं। तो आई थिंक अब ये आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट में अच्छे से क्लियर है। तो ये पॉइंट भी हम अपना हिडन गुडविल वाला रिटायरमेंट का हटा देते हैं। एक क्वेश्चन इसका आया हुआ है CBSE सैम्पल पेपर में, वो भी हम ज़रा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये रहा, देखिए इसे देखते हैं। क्वेश्चन ने कहा G&S and T वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। जी रिटायर्ड, जी ने रिटायरमेंट लिया, एंड हिज ड्यूज़, और जी के जो भी ड्यूज़ थे इंक्लूडिंग कैपिटल, प्रॉफिट, लॉसेस, सब कुछ लगाकर, यानी कि उसका कैपिटल बनता है इतना। जी का कैपिटल बनता है कितना? 5,80,000, लेकिन जी को फुल सेटलमेंट में 7 लाख रुपए पे किए गए, यानी कि जी का बनता है 5,80,000, जी को पे किए गए कितने? 7 लाख रुपीज़, यानी कि हिडन गुडविल, जी का जो शेयर है गुडविल में, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी शेयर ऑफ गुडविल, जी शेयर ऑफ गुडविल कितना आ गया? 7 लाख माइनस 5,80,000। तो यहाँ पर जी का जो गुडविल में शेयर आ गया वो कितना आ गया? 1,20,000 रुपये गुडविल का शेयर आ गया। अब इन्होंने कहा फॉर गिविंग दैट एडिशनल अमाउंट ऑफ रुपीज़ 1,20,000, 1,20,000 देखो ये आ गया एडिशनल अमाउंट देने के लिए, 1,20,000 जी को और देने के लिए गुडविल का। एस वॉज डेबिटेड 40,000, एस जो है वो डेबिट हुआ कितने से? 40,000 से एस डेबिट हुआ। क्लियर है बात? ये फर्म की गुडविल बतानी है। क्या बतानी है? फर्म की गुडविल आपको बतानी है। तो एक बार मैं इसका आंसर आपको देख लूँ, फिर आपको लॉजिकली मैं समझा दूंगा ये कैसे आएगा आपका आंसर। ठीक है, जी का है ना, बिल्कुल सही। देखिए बेटा, यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा आप सभी बहुत अच्छे से, अगर एडमिशन का क्वेश्चन आए या रिटायरमेंट का आए, अगर वो आपसे फर्म की गुडविल पूछें, किसी एक पार्टनर का गुडविल का शेयर दे रखा है और उसका प्रॉफिट का शेयर दे रखा है। देखिए जी का बनता है 5,80,000, फुल सेटलमेंट में 7 लाख मिले, 1,20,000 ज़्यादा मिला जी को। ये जी का गुडविल का शेयर है जिसे हम बोलेंगे हिडन गुडविल जी के शेयर की। और जी का अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो देखें तो 3/6 उसका शेयर है, यह आ गया 3/6। तो हमें गुडविल भी पता है जी का और जी का शेयर भी पता है। तो पता है फर्म की गुडविल कैसे निकलती है? आप ये गुडविल का शेयर लें और ये जो शेयर है ना इसे उल्टा कर दें 6/3, तो ये आपका आ गया 2,40,000 रुपये। तो 2,40,000 रुपये ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। आप ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि आपको फर्म की गुडविल गिवन नहीं है लेकिन किसी एक पार्टनर की दे रखी है, तो आप उस पार्टनर की गुडविल का शेयर लेना और उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देना, फर्म की गुडविल आ जाएगी।
क्लियर है? यही कॉन्सेप्ट वहाँ लगता है जब आप एडजस्टमेंट करते हैं ना एडमिशन में, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। एडमिशन में जो गुडविल निकालते हैं आप, कैसे निकालते हैं? पहला स्टेप, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, नए पार्टनर का कैपिटल गिवन होता है, उसके शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देते हो तो टोटल कैपिटल आ जाती है। इसी तरीके से फर्म की गुडविल भी आ जाती है कि जिस पार्टनर का गुडविल का शेयर दे रखा है उसे लो और प्रॉफिट शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये आपका हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर कवर हो गया। क्लियर है बात ये? अब मैं बात करूँगा आपके सामने परचेज कंसिडरेशन की। किसकी बात करूँगा? परचेज कंसिडरेशन की मैं बात करूँगा। 1 मार्कर में कई बार परचेज कंसिडरेशन पूछा जाता है। तो देखिए, परचेज कंसिडरेशन जो आपका अगर क्वेश्चन में गिवन है तो बहुत अच्छी बात, नहीं गिवन तो निकल सकता है। अब देखिए, आप जब अदर देन, अच्छा ये परचेज कंसिडरेशन का कॉन्सेप्ट आता है अदर देन कैश वाले क्वेश्चन में। कहाँ आता है? अदर देन कैश का जो क्वेश्चन है उसमें आता है परचेज कंसिडरेशन। या तो हम बिजनेस खरीदते हैं या असेट्स खरीदते हैं। क्लियर हो गई बात? अगर जैसे मान लीजिए हम असेट्स खरीदते हैं तो हम क्या लिखते हैं? सन्ड्री असेट्स टू सन्ड्री लाइबिलिटीज़, फिर हम यहाँ लिखते हैं वेंडर, और फिर पता है क्या होता है? या तो डिफरेंस यहाँ आता है या डिफरेंस यहाँ आता है। यहाँ आएगा तो गुडविल, यहाँ आएगा तो आपका कैपिटल रिजर्व। क्लियर है बात ये आ गया। अच्छा, आप बिजनेस जब भी ख़रीदेंगे आप एंट्री करने से पहले पता लगा लेंगे कि गुडविल है या कैपिटल रिजर्व है। आप क्वेश्चन में नेट असेट्स निकालो। नेट असेट्स का फॉर्मूला होता है असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। आपका आंसर ये आ गया नेट असेट्स। क्लियर है बात? नेट असेट्स आपका आ गया, मान लीजिए ये आ गया आपका 1 लाख रुपए। नेट असेट्स आ गया आपका 1 लाख रुपए, और आपका जो वो दे रखा है परचेज कंसिडरेशन जिससे वेंडर क्रेडिट होता है, ये 1,30,000 रुपये है। कितना है ये? 1,30,000 रुपये है। तो याद रखना, अगर नेट असेट्स आपकी कम है, पीसी ज़्यादा है, नेट असेट्स आपकी ज़्यादा हैं और पीसी क्या है आपका कम है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या आंसर आएगा। ये मैंने लिखवा भी रखा है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपकी नेट असेट्स कम है और पीसी ज़्यादा है तो आपका गुडविल आएगा, और अगर आपका नेट असेट्स ज़्यादा है पीसी कम है तो कैपिटल रिजर्व आएगा। 1 मार्कर में या आप इस तरीके से देख सकते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये जो वेंडर है ना, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा असेट्स ख़रीदा, लाइबिलिटीज़ भी लिया, पूरा बिजनेस लिया, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नॉट गिवन, ठीक है, लेकिन आपको नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स दे रखे होंगे, डिबेंचर्स इशू करें और 50,000 रुपये हमने चेक से पेमेंट कर दिए। मान लीजिए वेंडर का नाम है राधे, ठीक है। तो राधे को जब हम चेक से पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी राधे डेबिट टू बैंक, ये आ गई राधे डेबिट टू बैंक 50,000। और मान लीजिए आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स निकाल के दे रखे हैं, तो हमने एंट्री कर दी राधे डेबिट टू डिबेंचर्स टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व। मान लीजिए 20,000 डिबेंचर्स से 100 रुपये का 2,000 डिबेंचर्स ले लीजिए, 100 रुपये का एक, तो ये आ गया 2 लाख, ठीक है। और 2,000 डिबेंचर्स 10 रुपये का प्रीमियम 20,000, यह आ गया आपका 2,20,000। क्लियर हो गई बात? लेकिन हमने ये 2 एंट्रीज तो कर दी, हम ये पूरी एंट्री नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि असेट्स तो हमें गिवन है, वेंडर का लाइबिलिटीज़ भी गिवन है। अगर हमें वेंडर का अमाउंट पता चल जाए जो पीसी होता है तो हमारा गुडविल या कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, वो हमें गिवन नहीं है पीसी। अगर परचेज कंसिडरेशन गिवन नहीं होगी तो हमेशा याद रखना आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी। और याद रखना, जिस अमाउंट से ये डेबिट होते हैं ना, वही अमाउंट तो पीसी होता है।
परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है वो अमाउंट जिसके बदले ख़रीदने वाली कंपनी डिबेंचर्स देगी बेचने वाली कंपनी को। अब 2,20,000 के डिबेंचर्स दे दिए, 50,000 चेक से दे दिया, इसका मतलब 2,70,000 रुपये हमारा क्या है पीसी, और यहाँ क्या आ जाएगा 2,70,000 रुपये आ जाएगा। अगर ये पार्ट पेमेंट नहीं होगी तो फिर पीसी हमारा 2,20,000 हो जाएगा, और अगर पार्ट पेमेंट है तो उसे भी मिलाकर 2,70,000 आ जाएगा। इस तरीके से परचेज कंसिडरेशन हम क्वेश्चन में निकालते हैं। तो आप ये याद रखना, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं 1 मार्कर में। कभी भी अदर देन कैश का क्वेश्चन आए और बिज़नेस ख़रीदें, आप सबसे पहले ये पता लगा लें गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, ताकि एंट्रीज़ में आप उसी हिसाब से इसे कर पाएँ। तो ये हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट था, परचेज कंसिडरेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने कर लिया। अब बेटा एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, आपका यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व मैंने नोट्स में भी दे रखा है बहुत अच्छे से, तो आप उसे है ना उसके 5 पॉइंट्स को बिल्कुल दिमाग में है ना ये रहे, ये 5 पॉइंट्स, ये पांचों पॉइंट आप बहुत अच्छे से, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पांचों पॉइंट कवर कर लीजिए। यानी कि जब हम शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर, जब हम शेयर्स इशू करते हैं प्रीमियम पर तो वो कहलाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व या खाली सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ये कंपनी का फ़ायदा होता है और ये पैसा कंपनी के पास आ जाता है, रिज़र्व एंड सरप्लस में इसे दिखाया जाता है। क्लियर है बात। इसको यूटिलाइज़ कैसे किया जाता है, यानी कि जब हमारे पास सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व का पैसा आएगा, ये नहीं हम अपनी मर्ज़ी से उसे कहीं भी यूटिलाइज़ कर लें। उसको यूटिलाइज़ करने के ये 5 रास्ते बताए हैं और यही 5 हैं, इसके अलावा नहीं हैं। पहला है बोनस शेयर्स इशू करने के लिए हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व को यूज़ कर सकते हैं, जैसा अभी हमने इस रिकॉर्डिंग में एक क्वेश्चन में करा। तो बोनस शेयर्स इशू करेंगे तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व को यूज़ कर सकते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो कंपनी को बनाने से पहले किए जाते हैं, जैसे कि प्रमोशन एक्सपेंसेस, कंपनी को रजिस्टर्ड कराना है, लीगल एक्सपेंसेस और अदर खर्चे। तो उन खर्चों को कंपनसेट किया जाता है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व से। तीसरा है, ये आपका आ गया, ये डिस्काउंट जो अभी करा था ना, इशू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, उसके लिए भी सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व को क्या किया जाता है, यूटिलाइज़ किया जाता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि ये दोनों पॉइंट वही आ गए, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट। इसमें तो डिस्काउंट की बात कर दी इन्होंने और प्रीमियम जो होता है रिडम्पशन एट प्रीमियम, उसका जो लॉस होता है वो यहाँ बात हो गई। देखिए कहाँ है ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स के लिए भी होता है ये, डिबेंचर्स के लिए भी। तो 4 पॉइंट्स हो गए। और एक आता है अपने ही शेयर्स ख़रीदने के लिए मार्केट से। ये किस सेक्शन ने बताया है, 52 सब सेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013 का ये सेक्शन याद रखिएगा। तो ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पॉइंट भी हमारा क्या था, यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिज़र्व, इसे हमने कवर कर लिया। चलिए अब मैं आगे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लेता हूँ और वहाँ पर चलता हूँ। देखिए अब हम कवर करेंगे करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। आपका इस साल CBSE में एक क्वेश्चन आया हुआ है, सिर्फ समझना है हमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को। जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए जहाँ करंट अकाउंट आता है इसका मतलब क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स है। अच्छा, फिक्स कैपिटल का पता कैसे चलेगा, मैं 2 कंडीशन आपको बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो कैपिटल है वो फिक्स है। अगर यहाँ करंट अकाउंट नहीं आते और रिक्वायरमेंट में वो पूछ लेते हैं कि करंट अकाउंट बनाओ, इसका मतलब उस क्वेश्चन में कैपिटल क्या है, फिक्स है। क्लियर है। अब यहाँ ये क्वेश्चन है आपका एडमिशन का जो इस साल CBSE सैम्पल पेपर में आया।
ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है और ये यहाँ कुछ एडजस्टमेंट गिवन है और पूछा ये है भाई जर्नल एंट्रीज पास कर दो, ठीक है। अब कहीं कुछ एंट्रीज़ में तो वर्ड यूज़ होगा करंट अकाउंट और कुछ एंट्रीज़ में सिंपल होगा, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखना। एडमिशन की जर्नल एंट्रीज़ के सारे टिप्स मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे गुडविल कैपिटल लेकर आया कैश में, तो एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट डेबिट टू रन विजयस कैपिटल अकाउंट, ये पैसा तो उसी में जाएगा, ठीक है। अब गुडविल की जो एंट्री होगी, गुडविल भी वो शेयर जो लाया है वो किस में लाया है, कैश में लाया है। तो अब जो गुडविल में पार्टनर्स कैपिटल हम वर्ड यूज़ करते हैं वहाँ हम यूज़ करेंगे करंट अकाउंट। क्लियर हो गई बात, क्योंकि कैपिटल फिक्स है। अब यहाँ पर देखिए आप ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन में। रीवैल्यूएशन से एंट्रीज होंगी, यहाँ स्टॉक आ जाएगा या फर्नीचर आ जाएगा या डेटर्स आ जाएंगे, यहाँ इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जो भी आएगा तो आप एक ही एंट्री कर देना, रीवैल्यूएशन टू स्टॉक टू फर्नीचर टू डेटर्स, इन्वेस्टमेंट टू रीवैल्यूएशन, या यहाँ कुछ और आ गया मशीनरी टू रीवैल्यूएशन। अब जब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, यहाँ जो आप कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, आप यहाँ क्या करेंगे, करंट अकाउंट वर्ड। यानी कि जब कैपिटल फिक्स होती है, याद रखना जब कैपिटल फिक्स होती है तो एक तो जब नया पार्टनर कैपिटल लाता है उसमें कैपिटल वर्ड यूज़ होता है, अगर वो एडिशनल कैपिटल लाया है उसमें कैपिटल वर्ड यूज़ होगा, या फिर अगर उसने कैपिटल विड्रॉ करी है वहाँ कैपिटल वर्ड यूज़ होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, नोट्स में ये आपको दे रखा है और ये आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा इस चीज़ को। फॉर्मेट जो बनाया गया है उस फॉर्मेट को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर देखा जा रहा है। ये रहा, देखिए इस चीज़ को समझिए। ये क्वेश्चन यही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। फिक्स कैपिटल, जब कैपिटल फिक्स होती है तो दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट। और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो एक ही अकाउंट बनता है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है, ये रहा। और जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो आपके दो अकाउंट बनते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट। इसी को लेकर 1 मार्कर में क्वेश्चन बन जाता है कि जब कैपिटल फिक्स होती है, ठीक है, तो बताइए एडिशनल कैपिटल कहाँ जाता है। दो एक्सेप्शंस हैं। जब कैपिटल फिक्स कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो साल के पहले दिन भी वही है और साल के आखिरी दिन भी वही है, लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं। क्या, एक तो एडिशनल कैपिटल, अगर कोई नया पार्टनर एडिशनल कैपिटल लाया है कोई, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा, और अगर उसने कैपिटल विड्रॉ करी है तो वो भी इसमें आएगा। बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ये जो आपका क्वेश्चन है सीबीएसई का सैम्पल पेपर का, इसमें सिर्फ आप ये जो नया पार्टनर कैपिटल लाया है इसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू पास करेंगे, ठीक है। बाकी सारी जर्नल एंट्रीज करंट अकाउंट, जैसे जर्नल रिजर्व बटेगा तो एंट्री होगी जर्नल रिजर्व टू राजेंद्र's करंट अकाउंट एंड विजय's करंट अकाउंट। इसी तरीके से ये गुडविल राइट ऑफ होगी तो ये भी करंट अकाउंट के थ्रू होगी। अगर यहाँ कोई एक्यूमुलेटेड लॉस होता वो भी करंट अकाउंट, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस आएगा वो भी करंट अकाउंट के थ्रू दिखाया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, फिक्स कैपिटल की पहचान होती है या तो करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होते हैं या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में होता है कि भाई करंट अकाउंट बताइए। तो ये फॉर्मेट आप ज़रूर देख लेना, यहाँ से एक एक नंबर में क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो हमारा ये पॉइंट भी करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट वाला कवर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अदर टॉपिक्स की। देखिए क्या हो रहा है एग्ज़ाम में, आपके एक टॉपिक है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, और कई बार जैसे ये आपका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस 2.1, ये रहा। इस टॉपिक को आप पढ़ कर जाना क्योंकि 1 मार्कर में अक्सर ये क्वेश्चन आ रहे हैं। हालांकि हम कर चुके हैं और बहुत सिंपल है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस
फाइनेंशियल, एक क्वेश्चन इससे ये बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास टूल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास 4 टूल्स हैं, ये नाम याद आपने वाइवा में भी करे थे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 टूल्स हैं। इनके नाम अपने पास लिख लेना। इन्हें टूल्स भी बोलते हैं और टेक्निक्स भी बोलते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में दोनों आ गए, बैलेंस शीट भी आ गई और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल आ गया, और यहाँ पर बैलेंस शीट भी आ गई और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल भी आ गया। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। दूसरा ये आप डेफिनेशन याद करके जाना, एक्सटर्नल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस, डायनामिक एनालिसिस और स्टैटिक एनालिसिस, इनके बारे में जानना है। अब हाँ, ये भी क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आया है। देखिए यहाँ पर इन्होंने कहा है इंट्रा फर्म कंपैरिजन और इंटर फर्म कंपैरिजन। इसे देखते हैं। इंट्रा फर्म कंपैरिजन, इंट्रा, जब हम कंपैरिजन करते हैं किसी भी फाइनेंशियल वेरिएबल्स का ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इसका ये हो गया एक कंपनी है, उसका हमने एक नेट प्रॉफिट ले लिया, नेट प्रॉफिट रेशो ले ली। तो ये जो नेट प्रॉफिट रेशो है ये फाइनेंशियल वेरिएबल हो गया, कोई एक पॉइंट और कई सालों का। देखिए हमने नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ली 5 साल की, 19, 20, 21, 22, 23। जब हम इन पांचों का कंपैरिजन करेंगे तो वो इंट्रा फर्म कंपैरिजन कहलाता है, यानी कि फर्म एक ही है, उस फर्म की एक ही पॉइंट का 5 साल का हमने कंपैरिजन करा, यानी कि यहाँ फर्म एक ही होगी। इसे इंट्रा फर्म कंपैरिजन बोलते हैं और इसका दूसरा नाम टाइम सीरीज एनालिसिस या ट्रेंड एनालिसिस भी होता है। उसके बाद इंटर फर्म कंपैरिजन, यहाँ पर कई सारी कंपनीज आ जाएंगी। यहाँ एक ही कंपनी होती है इंट्रा फर्म में, यहाँ इंटर फर्म में कई सारी। इन्होंने कहा फाइनेंशियल वेरिएबल्स ऑफ 2 और मोर एंटरप्राइजेस, ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा एंटरप्राइजेस का कंपैरिजन। तो यहाँ हमने एक्स लिमिटेड ली, वाई ली, जेड ली, इनके नेट प्रॉफिट रेशो, ये रही नेट प्रॉफिट रेशो का कंपैरिजन करेंगे तो ये इंटर फर्म कंपैरिजन कहलाता है। इसको हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस भी बोलते हैं, ये आप याद करके चलना। क्लियर हो गई बात? ये दोनों का डिफरेंस है और ये सफिशेंट है, इतना जो हम करते हैं। अब यहाँ पर आता है, देखिए ऑब्जेक्टिव बहुत इम्पॉर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपका ये, आपका यूसेज तो इतना नहीं आता। कभी कभी पार्टीज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल, ये भी देखकर चले जाना बस एक एक लाइन का क्यों इंटरेस्ट होती है, लेकिन इस टॉपिक से अगर कुछ इम्पोर्टेंट है, लिमिटेशन एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखना कि ये क्या है सारे पॉइंट। विंडो ड्रेसिंग कई बार आ जाता है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट आ जाता है, मतलब एक स्टोरी दे देंगे और पूछेंगे कि बताइए कौन सी लिमिटेशन है जो ऊपर आ रही है। तो अगर मुझसे आप पूछेंगे इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, एक तो ये लिमिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रहे, और ये इंट्रा फर्म। ये टाइम मिले तो देख लेना, बाकी ये सारी चीज़ें आपकी हैं, इन्हें समझ लेना। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। पढ़ना सारे पॉइंट, लेकिन अगर आप पूछें इसमें इम्पोर्टेंट तो ये Z+ है, ये वाला, ये भी Z+ है, ठीक है। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ये आ गया, ये तकरीबन 4 ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन पढ़ना सारे, छोड़ना मत। तो ये पूरा टॉपिक आप अच्छे से देख लेना। अक्सर इस पे क्या हो रहा है, इस पे जो है आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है। ऑब्जेक्टिव भी देखिए 2020 में ऑब्जेक्टिव आ गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, 19 में यह आ गया था इंटर फर्म वाला। तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बार आपके आ सकते हैं। अब जैसे ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैचिंग वाले, कॉलम 1 को कॉलम 2 से करना है। इंट्रा फर्म अभी मैंने समझाया, इंटर फर्म समझाया, हॉरिजॉन्टल समझाया,
ठीक है, तो आप इसमें क्या करना, अगर आपको लगता है इंट्रा फर्म इन चारों में से है तो इसे उठा के उससे मिला देना और फिर नीचे जो ऑप्शन है वो आप ले लेना। तो ये टॉपिक जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला, ये ज़रूर आप पढ़ लेना। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। कंपैरेटिव कॉमन साइज स्टेटमेंट को थोड़ा थोड़ा देख लेना और ये ज़रूर करना, एक्सटर्नल, इंटरनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, और ये इंट्रा फर्म, इंटर फर्म करवा दिया। ऑब्जेक्टिव्स और लिमिटेशंस ये बहुत डिटेल में देखना, अक्सर इनसे एग्ज़ाम में क्या हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपका था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला। 1 मिनट में इसे भी क्या करूं, हाँ मार्क कर देता हूँ। चलिए, अब मुझे एक पॉइंट और बताना है एडमिशन की हिडन गुडविल का। एडमिशन की हिडन गुडविल आप सबको पता है, बहुत सिंपल है, आपने कर भी रखी है। उसमें एक चीज़ जो आपको जानने वाली है वो ये देखिएगा यहाँ पर पहला स्टेप तो आपको पता ही है सभी को, क्या होता है भाई, टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। नई फर्म की टोटल कैपिटल आप निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, नए पार्टनर का कैपिटल लिया और शेयर को उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये आप करते हैं। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल लेते हैं। आई थिंक मेरे पास इसमें आपका गिवन होगा एडमिशन की गुडविल में, तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये रहा, जो मुझे पॉइंट बताने हैं ना, बेसिकली ये पॉइंट बताना है। पहला तो आ गया न्यू पार्टनर्स का कैपिटल और रिवर्स करके ले लिया। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, हम पुराने पार्टनर्स का कैपिटल लेते हैं और नए पार्टनर का कैपिटल लेते हैं। ये हम चीज़ें लेते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपको ये बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में यहाँ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स गिवन है, यहाँ आपको गुडविल गिवन है, ठीक है, यहाँ आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस गिवन है, और नीचे आपने मान लीजिए रीवेल बनाया, रीवेल का प्रॉफिट या रीवेल का लॉस गिवन है। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में थोड़े से चेंजेस आते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स को हम ऐड कर देते हैं, जो मैंने यहाँ लिखवाया। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को हम लेस कर देते हैं। अगर फिक्टिशियस असेट्स है, वैसे ये होगा नहीं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसका एग्जाम्पल होता है, या नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अब आप एक काम और करें, इसमें ये चीज़ और ऐड कर लें। अगर बैलेंस शीट में गुडविल नज़र आ रही है तो ये भी माइनस होती है, यहाँ लिख लें गुडविल क्या होगी, माइनस। मैं यहाँ लिखता हूँ गिवन इन बैलेंस शीट। कहाँ गिवन होती है ये, बैलेंस शीट में। और अगर क्वेश्चन में रीवेल का प्रॉफिट दे रखा है तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ऐड रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। और अगर क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन का लॉस है तो रीवैल्यूएशन का लॉस क्या होगा, लॉस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बस ये बताना था मुझे ये पॉइंट, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में आता है, दूसरा स्टेप चेंज हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो आप ऐड और लेस कर रहे हैं ना, ये पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिलोंग करती हैं पुराने पार्टनर्स को। जब ये प्रॉफिट मिलेगा या अच्छी चीज़ें मिलेंगी, कैपिटल बढ़ जाएगा, इस वजह से ये ऐड हो रहे हैं। पुराने पार्टनर्स के कैपिटल में प्रॉफिट वाली देखिए, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऐड हुआ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड हुआ, क्लियर। लॉसेज, एक्यूमुलेटेड लॉस हुआ, रीवैल्यूएशन का लॉस भी लेस हुआ। गुडविल तो राइट ऑफ होती है, और जब गुडविल राइट ऑफ होती है तो कैपिटल को कम कर देती है, इस वजह से माइनस हो गई। ठीक है, फिक्टिशियस असेट्स ये आपको गिवन नहीं होगा यूजुअली, लेकिन लिखा जाता है, लिख लीजिएगा। और ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी अगर क्वेश्चन में गिवन है तो ये ले लीजिएगा। हिडन गुडविल में इस पॉइंट को ज़रूर याद रखिएगा। दूसरा, कई बार क्या होता है, पुराने पार्टनर्स का अलग अलग कैपिटल ना देकर, यानी कि ए भी पुराने पार्टनर हैं और सी नया पार्टनर है, तो पुराने पार्टनर का अलग अलग कैपिटल ना देकर वो करते क्या हैं, इनकी पुरानी पार्टनरशिप फर्म की असेट्स दे देते हैं और लाइबिलिटीज़ दे देते हैं।
अगर क्वेश्चन में तुम्हें असेट्स गिवन है या लाइबिलिटीज़ गिवन है, दोनों गिवन है, तो सारी असेट्स लेना, सारी आउटसाइड लाइबिलिटीज़ लेना, माइनस कर दोगे तो पुराने पार्टनर्स का कैपिटल आ जाएगा। 2013 में ये फर्स्ट टाइम ये इस तरीके का क्वेश्चन आया था। क्लियर हो गई बात ये? तो आप याद रखना, अगर कैपिटल पुराने पार्टनर्स का अलग अलग ना दे रखा हो तो ज़रूर आपको क्वेश्चन में असेट्स गिवन होंगी और लाइबिलिटीज़ गिवन होंगी। असेट्स में से लाइबिलिटीज़ माइनस कर देना, ठीक है? ये पॉइंट याद रखना, ये हमारा हो गया। और अच्छा, एक चीज़ याद रखना, एडमिशन की गुडविल में अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट नहीं लाता तो हमेशा याद रखना उसके करंट अकाउंट से हम वो पैसा निकालते हैं। चलिए, ये हमारा हो गया। अब बेटा एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये हमने अभी ये रिकॉर्ड करा है एडमिशन की गुडविल। अभी इसके अलावा एक दो रिकॉर्डिंग्स में और करने वाला हूँ जिसमें और हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें लेंगे। ये जो रिवीजन की रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं इन्हें आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना। सच रिकॉर्डिंग्स आर वेरी यूज़फुल फॉर यू, ठीक है? और सारा फोकस आपका कॉन्सेप्ट्स पे होने चाहिए, फॉर्मेट पे होना चाहिए, आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है? पेपर मुश्किल नहीं आएगा। अगर किसी सैम्पल पेपर में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट हैं तो वो इतने मुश्किल नहीं होंगे अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स याद आते हैं। तो नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम बहुत कुछ और करने वाले हैं, तो वेट करिए नेक्स्ट रिकॉर्डिंग का, ठीक है? गुड बाय।